आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम भारतीय दर्शन यानी कि इंडियन फिलोसफी शुरू करेंगे। इससे पहले भी हमने जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन क्योंकि वो पाश्चात्य भारतीय दर्शनों का एक भाग तो है ना, लेकिन वेदों को स्वीकार नहीं करता है और इस प्रकार से आस्तिक दर्शन के रूप में हम उसको जानते हैं। अब हम जो दर्शन पढ़ने जा रहे हैं वो सभी दर्शन जो है वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और आस्तिक दर्शन है वो नास्तिक दर्शन था, सॉरी मैं आस्तिक बोल बैठा। तो कौन कौन से दर्शन हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं और क्या क्या हमने पढ़ना है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सांख्य, ठीक है। फिर सांख्य के बाद योग दर्शन, और फिर आता है आपका वेदांत। ठीक है, ये तीन दर्शन हमारे यूसेट के सिलेबस का हिस्सा हैं, और इसलिए इन तीनों पर थोड़ा चर्चा हमें करनी है। ठीक है, बाकी कभी अगर पेपर पीछे जाता है, समय लगता है तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अदरवाइज अभी जो जो बेसिक्स हैं इनके हम वो देख लेते हैं। ठीक। सबसे पहले तो हम जब भी भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर अमूमन दो तरह के दर्शन चलते हैं। एक होता है आपका आस्तिक, आस्तिक दर्शन में होते हैं जो वेदों का दर्शन स्वीकार करते हैं, यानी कि वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और नास्तिक दर्शन जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, यानी कि सीधा अस्वीकार करते रहते होंगे। ठीक है ना। तो लगभग सभी दर्शन जो हमारे भारतीय दर्शन के अंतर्गत आते हैं वो सब के सब आस्तिक ही हैं। तीन दर्शन मुख्यतः नास्तिक हम देखते हैं, एक जिनमें से है जैन दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन, और तीसरा है आपका चार्वाक दर्शन। ये तीन नास्तिक दर्शन फिलहाल, ठीक है। इनमें से जैन और बौद्ध हमारे सिलेबस में है, चार्वाक है नहीं, तो ये हम पढ़ चुके हैं। सांख्य दर्शन की बात करें तो सबसे पहले तो जरूरी हो जाता है कि इस दर्शन का आधारभूत जो विचार है वो क्या है, क्योंकि हर दर्शन का आरंभ विचार से ही होता है ना। तो सांख्य क्या है? सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन की व्याख्या करते हुए अलग अलग मत सामने आते हैं, जिनमें से लगभग सभी मत इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो सांख्य है ये शब्द संख्या से बना हुआ है, और इस दर्शन के अंतर्गत, ठीक है, 25 तत्वों की व्याख्या की गई है, जो कि प्रकृति और पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 25 तत्व, मुख्य जो तत्व है वो प्रकृति और पुरुष है, और इन प्रकृति और पुरुष के बीच में संबंध को स्थापित करते हुए प्रकृति को पुरुष की, पुरुष को प्रकृति की आवश्यकताओं की जो व्याख्या है उसके माध्यम से ही इस दर्शन का पूरा विचार रखा गया है। तो एक मत तो ये बहुत बड़ा मत है, जहां पर संख्या 25 होने की वजह से, तत्वों की संख्या जो 25 होने की वजह से इसको सांख्यिक कहा गया होगा, ऐसा मानना है। एक और मत निकल करके आता है
जो इसके बाद थोड़ा सा सही सा लगता है वो है कि इसका संधि विच्छेद किया गया है सम। अब इसको चाहे आपका ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए आप ऐसे, ठीक है। और ख्या, तो आप लोग को याद ही होगा जब हम जैन दर्शन बौद्ध दर्शन पढ़ रहे थे तो हम एक शब्द बार बार सुन रहे थे, वो था सम्यक। सम्यक मतलब क्या होता है? सही, उचित, है ना। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, है ना, सम्यक चरित्र। ख्या को बोला इन्होंने क्या? ज्ञान। तो सम मतलब सम्यक, क्या मतलब ज्ञान, यानी सही ज्ञान। तो इस प्रकार से जो सही ज्ञान है उसकी व्याख्या इस दर्शन में प्राप्त होती है। इस कारण से इसको सांख्य दर्शन कहा गया है, ऐसा दूसरा विचार आता है। लेकिन कुछ जो दार्शनिक हैं उनका ये मानना है कि हर दर्शन में जो व्याख्या की जाती है वो उस दर्शन के मानने वालों के अनुरूप सही होती है। तो इस प्रकार से हम सही दर्शन या सही ज्ञान के रूप में इसको परिभाषित करें तो शायद ये उतना उचित ना होगा, ऐसा इसके जो आलोचक है उनका कहना है, ठीक है। बट फिलहाल दो व्याख्याएं हमारे सामने है कि इसका नाम सांख्य क्यों है। अब ये सांख्य दर्शन दिया किसने है? तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा, है ना। महर्षि कपिल या कपिल मुनि कह लीजिए या महर्षि कपिल कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। तो महर्षि कपिल द्वारा ये दर्शन प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब कुछ लोगों का तो ये मानना है कि इससे पहले इस दर्शन का जो प्रादुर्भाव है, जो आरंभ है, वो हो चुका था, किंतु जो ग्रंथों के माध्यम से या प्रमाणिकता के माध्यम से महर्षि कपिल द्वारा ही इस सांख्य दर्शन को पूर्ण रूप से रखने की बात निकल करके आती है। साथ ही इस दर्शन का और जो हम लोगों को या फिर जो भी विद्वान लोग हैं उनको साक्ष्य मिलते हैं, वो मिलते हैं सांख्य कारिका से, ठीक है। सांख्य कारिका, सांख्य कारिका, इसके अतिरिक्त सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी कुछ नहीं है, ये जो सांख्य कारिका है इस ग्रंथ का पूर्ण जो अर्थान्पन है या फिर इंटरप्रिटेशन है वो सांख्य कौमुदी में लिखा गया है। तो सांख्य कारिका के जो रचयिता है उनका नाम है ईश्वर कृष्ण, ठीक है। और ये ईश्वर कृष्ण है, ये शिष्य हैं आसुरी नामक व्यक्ति के, और जो असुरी हैं ये शिष्य हैं आपके महर्षि कपिल के, ठीक है। तो वही कपिल के जो विचार हैं वो असुरी के पास, है ना, कपिल के माध्यम से पहुंचे। कपिल के जो विचार थे असुरी के माध्यम से फिर ईश्वर कृष्ण तक पहुंचे और उन्होंने फिर इस सांख्य का एक कह सकते हैं कि कलेक्शन करके सांख्य कारिका नामक एक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक को फिर और सरल भाषा में उसकी टीका जो की वो की थी आपकी सांख्य कौमुदी में, है ना। सांख्य कौमुदी के जो रचयिता उनका नाम है वाचस्पति, वाचस्पति तो है, ठीक है, वाचस्पति मिश्र, ठीक है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है जो कि सांख्यिकी नाम से है। वैसे तो मेरे विचार में इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, काम आ सकता है, क्या पता, है ना।
सांख्य प्रवचन भाष्य, ठीक है। इसके रचयिता हैं आपके विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु का नाम भी थोड़ा सा फेमस है, तो लिख लीजिए इसको आप, विज्ञान भिक्षु। कॉपी कर लीजिए इतना कुछ। ठीक है, ये लिख लिया होगा आई होप आप लोगों ने। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो समझने वाला कुछ है नहीं, अभी तो सिर्फ जो बेसिक्स है उस पर ही डिस्कशन कर रहे हैं हम। अभी हमने एक व्याख्या में समझा कि जो सांख्य है उसमें 25 तत्व हैं, यानी कि तत्वों की संख्या जो है 25 बताई गई है। ठीक है, तो अब वो 25 कितने तत्व हैं? 25 तत्व। अब ये 25 तत्व कौन कौन से हैं बताइए, अगर किसी को जानकारी है तो। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। हम्म। देखिए, तो कोई प्रकृति, पुरुष, हम्म, महत, अहंकार, तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इस तरह से। सबसे पहले तो प्रकृति हो गई, ठीक है। फिर हो गया आपका पुरुष। तो दो जो तत्व है वो तो प्रकृति और पुरुष के रूप में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा त्रिगुण है, वो 3 गुण कौन कौन से बताइए। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, अगर आपको याद हो कुछ तो। सत, रज, तम नहीं। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। क्या है? 3 गुण। सत, रज। बोलो। सत्व, ठीक है। रजस जो है, हाँ, ये, और तमस, ये 3 गुण है, त्रिगुण इनको बोलते हैं। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या क्या होती हैं बताइए। आंख, कान, देखो आंखों से देखना, कानों से सुनना, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन इनटेक करते हैं, चाहे वो देख कर हो, चाहे सुनकर हो, चाहे वो स्वाद के माध्यम से हो। कोई भी सूचना जा रही है आपके अंदर ना, कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपका स्पर्श के माध्यम से हो, ठीक है, या फिर गंध के माध्यम से, नाक, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हो गई आपकी ज्ञानेंद्रिय, 5। फिर आते हैं हमारे 5 कर्मेंद्रियां, होती है ना। अभी 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? जिनसे आप कर्म करते हैं, कोई काम करते हैं। देखो आंखों से आप कोई काम नहीं करते, कानों से कोई काम नहीं करते, जीभ से कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है, त्वचा से कोई, मतलब इन्फॉर्मेशन लेने का काम तो करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते। काम किससे होता है? हाथ, पैरों से। हाथ से, ठीक है, पैरों से, ठीक है, वाणी हो गई आपकी, बोलना हो गया, ठीक है, कूदा हो गया, और जनेंद्रिय,
1 2 3 4 5 हो गए आपके कर्मेंद्रियां। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां तो लगभग सभी को याद रहती है, कर्मेंद्रियां आप लिख लीजिएगा, ये कई बार हमारे दिमाग में निकल जाता है। राइट, फिर होती हैं आपकी जी सर। 5, हाँ बताओ क्या होती है, तन्मात्राएं होती ना। क्यों, कौन कौन सी होती हैं? शब्द, स्पर्श, रस, गंध और 1 2 3 4 हुई, और बताओ। देखो, शब्द सुनना, ठीक है, कान से, स्पर्श त्वचा से, रस जीभ से, गंध नाक से, तो आंख से क्या होगा, बोलो बताओ। 5 तन्मात्राएं, बताओ बताओ, सोचो। दृश्य। देखना तो होगा, और क्या मतलब बोल सकते हैं उसको हम, उस तन्मात्रा का नाम क्या आपको लगता है? रूप सर। रूप कह सकते हैं, और कोई नाम हो सकता है? है ना, तो देखेंगे इसको हम किसी रूप को, चाहे वो कोई भी वस्तु को भी हम देख रहे तो उसका भी कोई रूप होगा, आकार होगा, ठीक है, तो उसको आप आकार कर लीजिए, रूप कर लीजिए, तो इस तरीके से 5 तन्मात्राएं होंगी। अब मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, देखो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, देखो आंख का प्रयोग कर रहे हैं हम देखने के लिए, क्या देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं। कान का प्रयोग शब्दों को सुनने के लिए, जीभ का प्रयोग स्पर्श को महसूस करने के लिए, त्वचा का प्रयोग, सॉरी जीभ का प्रयोग रस को, है ना, लेने के लिए, त्वचा का प्रयोग स्पर्श को महसूस करने के लिए, नाक का प्रयोग, तो मतलब ये है कि ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जो कुछ आप ले रहे हैं, जिससे आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, वही चीज आपकी तन्मात्रा है। आंख से आपका इंटरेक्शन हो रहा है किसी रूप से, कान का इंटरेक्शन हो रहा है किसी शब्द से, ध्वनि से, जीभ का हो रहा है किसी रस से, त्वचा का हो रहा है किसी स्पर्श से, कान का हो रहा है किसी से, सॉरी, हाँ नाक का हो रहा है किसी गंध से, तो ये हो गई आपकी तन्मात्राएं। ठीक है, कितने हो गए, 5 5 5 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, अब बचे 5, तो बताओ अन्य 5 क्या होंगे, तो होते हैं 5 महाभूत। ये पेन कभी कभी ना स्लिप कर जाता है। महाभूत, मनीषा मैम आपको आवाज आ रही है? आप लोगों का संडे भी खराब कर दिया मैंने आज क्लास के लिए, कल मैं कहीं चला गया था फैमिली फंक्शन में, तो लेट हो गई आने में, इसलिए क्लास नहीं ली, ठीक है। तो 5 महाभूत क्या होंगे बताओ, पंच महाभूत क्या क्या होते हैं? महाभूत, ठीक है, जिनसे सृष्टि का निर्माण होता है। आकाश, शक्तिमान देखते हो ना आप, जब उसमें दिखाते थे बार बार वो पंच महाभूतों से मिलकर बना है इंसान, अगर उसको उसकी जानकारी हो गई तो फिर क्या है, वो शक्तिमान है। ठीक है, आकाश से निकलते हुए अणु दिखाते थे, फिर वायु से, याद आ रहा होगा आप तो लोगों को जल, ना। हम्म, तो हाँ, जल, अग्नि, ठीक है, जल और पृथ्वी, ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें
आकाश का मतलब होता है स्थान, स्पेस। अग्नि का अर्थ होता है यहाँ पर क्या, एनर्जी यानी कि बल, ऊर्जा। ठीक है। जल का अर्थ यहाँ पर फोर्स बताया गया है, और पृथ्वी का अर्थ बताया गया है कोई वस्तु, धातु। ठीक है, इस तरह से। तो ये हैं 25 तत्व जिनकी व्याख्या इस सांख्य दर्शन में की गई है, जिनमें से पहला तत्व जो है प्रकृति है, दूसरा है पुरुष, और फिर ये सारे तत्व जो है इनमें समाहित हैं। ठीक है। ज्ञान इंद्रियां किसमें होती हैं, पुरुष में होती है। कर्म इंद्रियां किसमें होती हैं, पुरुष में होती हैं। तन्मात्राएं कहाँ से मिलती हैं, है ना। ठीक है, किससे मिलती है, तो ये सब। और महाभूत कहाँ है, तो ये प्रकृति का हिस्सा है। तो इस तरीके से क्या है आपका ये 25 बन जाते हैं। 5 चौको 20, जल का 25। जल का मतलब क्या बताया है? नहीं नहीं, ऐसे वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसको आपने कोई नोट थोड़ी करना है। ठीक है, जो चीज प्रमाणिक हुई है उसी को तो हम बात करेंगे। जल का मतलब ऐसे ऊर्जा माने बल बताया है इन्होंने, बट वो उतना प्रमाणिक नहीं है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? जी मैं सर। फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि जो सांख्य दर्शन है, इस दर्शन में जो मुख्य व्याख्या है या फिर मुख्य विचार है वो किसका है। तो आपको भारतीय दर्शन में एक विचार देखने को बार मिलेगा, वो है आपका कार्य कारण सिद्धांत। कोई भी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, वहां पर एक कार्य कारण सिद्धांत यानी कि कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है ना, या कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी कह सकते हैं इसको हम, वो देखने को मिलेगी। कार्य कारण सिद्धांत। अब ये जो कार्य कारण सिद्धांत है ना, भारतीय दर्शन में इसके दो तरह की व्याख्या की गई है। पहली व्याख्या है आपकी सत्कार्यवाद। ठीक है। और दूसरी है आपकी असत्कार्यवाद। बस इसी को समझना मुख्य है हमारे लिए, और पूरा जो विचार है इसी पर टिका हुआ है, और इसकी पूरी शिक्षा व्यवस्था है जो इसी विचार पर टिकी होगी। तो ये जो सत्कार्यवाद है, ये सांख्य दर्शन द्वारा स्वीकार्य है। यानी कि सांख्य दर्शन जिस कार्य, अरे ये कार्य का लिखे, सॉरी, हाँ ये कार्य कारण है, मिटाते हैं। तो ये कार्य कारण है, हाँ ये कार्य कारण, कार्य कारण। ठीक है। सांख्य दर्शन जो है कार्य कारण सिद्धांत के सत्कार्यवाद की व्याख्या करता है। तो असत्कार्यवाद कहाँ से आ रहा है, इसकी व्याख्या कौन करता है, तो जो न्याय दर्शन है, और साथ ही साथ जो वैशेषिकी दर्शन है ना, ये षट दर्शन का भाग है। ये जो है ये असत्कार्यवाद को इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि मानते हैं। तो सत्कार्यवाद क्या है, असत्कार्यवाद क्या है, पहले इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, ये समझ लिया तो ये समझिए कि 50% काम हमारा हो गया। 50% काम सारे भारतीय दर्शनों को समझने का, सिर्फ सांख्य को नहीं। तो देखो सत, ठीक है, कार्य, और ये हुआ आपका असत कार्य।
सत मतलब क्या? सही। सत मतलब हुआ, अच्छा। हाँ, एक प्रकार से कह सकते हैं, सही भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, जो है, जिसका अस्तित्व है, ठीक है, एग्जिस्टेंस है जिसका, उसकी बात। किसके एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। कार्य और कारण दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। कार्य, जैसे अगर हम उदाहरण ले तो किसी भी कार्य का हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अभी हम क्लास ही पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, कार्य है। इसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से क्लास हो रही है, वो जो भी वजह होगी वो इसके पीछे का कारण हो जाएगी, है ना। वो आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से जिस डिवाइस में आप क्लास कर रहे हैं वो एक कार्य है, प्रोडक्ट है ना कुछ। कारण किस वजह से बना हुआ है या किस चीज से बना हुआ है, वो उसका कारण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठ करके आता है, और प्रश्न ये है कि ये विचारात्मक प्रश्न है, क्या कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान था, है ना, ये एक प्रश्न है, ये प्रश्न चिन्ह हो गया, ठीक है। क्या कार्य, कार्य मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या कार्य उत्पत्ति से पूर्व किसी कारण में विद्यमान है, ये जानने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके दो उत्तर निकल करके आते हैं, एक आता है, क्या होगा बताओ, एक आएगा हाँ, एक आएगा नहीं, ये तो आएगा, बताइए। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ चलो कि कार्य अपने एग्जिस्टेंस से पहले, अपने उत्पत्ति से पहले से ही विद्यमान था, ठीक है, तो आपको नहीं पता है, अब आप क्या कहेंगे, हो भी सकता है नहीं भी, या तो उत्तर में आएगा कि आपका हाँ था या फिर नहीं था, इसके अलावा तीसरा तो विकल्प नहीं होगा ना कुछ, बोलो। हेलो। जी सर। इस प्रश्न को मैं और सरल कर देता हूं आपके लिए। अगर आपके आसपास कोई वुडन फर्नीचर है, आपका टेबल है, आपका चेयर है या बेड है, तो वुडन फर्नीचर है यानी कि किसी वुड से, किसी लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी कहाँ से मिल रही है, पेड़ से मिल रही है, तो प्रोडक्ट क्या है, वो फर्नीचर है, यस और नो। और जिस चीज से वो बन रहा है वो उसका कारण है, किससे बन रहा है वो, लकड़ी जो कि पेड़ से बन रही है, तो पेड़ उसका कारण हो गया। अगर पेड़ ही नहीं होगा, अगर सोचो कि पेड़ ही नहीं होंगे, तो क्या फर्नीचर बन पाएगा वुडन का, बताइए। नो सर। नहीं बन पाएगा ना, साफ सी बात है। इसी तरह से आप मैंगो जूस पी रहे हैं, ठीक है, किसी जूस कॉर्नर में जा करके आप मैंगो जूस पी रहे हैं, तो मैंगो जूस एक प्रोडक्ट है जिसको आप
तो वो जो प्रोडक्ट है वो बना किस चीज से है? मैंगो से बना है ना। अगर मैंगो ही नहीं होंगे तो फिर क्या वो मैंगो जूस बन पाएगा? रियल जूस की बात कर रहा हूँ मैं, कोई फ्लेवर्ड नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट के बनने के पीछे कोई कारण होगा या नहीं होगा। अगर है, कार्य के उत्पत्ति से पहले ही कारण में वो विद्यमान है, तो हम बोलेंगे क्या, ये सत्कार्यवाद है। ठीक है। और अगर विद्यमान नहीं है तो कहेंगे कि क्या, असत्कार्यवाद है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। हेलो, यहां तक क्लियर है। जी सर। तो जो न्याय और वैशेषिकीय हैं, जो कि ये मान रहे हैं कि वो तो पहले ही कह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया कि कार्य पहले से है ही नहीं, कार्य एक नई चीज है, बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, वो पहले कभी था ही नहीं किसी भी चीज में, वो एकदम से निकल करके आया है। तो वो कह रहे हैं कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण कारण में विद्यमान नहीं था। कौन कह रहा है? असत कार्यवाद, यानी कि न्याय और वैशेषिकीय। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन, वो ये कह रहा है कि हाँ, ये विद्यमान था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था बस। ठीक है, इसका अस्तित्व था बट दिख नहीं रहा था। दिख नहीं रहा था मतलब किस रूप में था?